रोबोटिक सर्जरी 2000 में यूएसए में शुरू हुई थी और शुरू में इस पर चूँकि एक नई टेक्नोलॉजी थी तो शुरू में इस पर थोड़ी सी तनकीद हुई। लोगों ने बोला कि भाई ये क्या नई चीज़ आ गई है कि जिसमें ह्यूमंस नहीं होंगे और मशीनें काम करेंगी। लेकिन बहरहाल वो वक्ती एक क्रिटिसिज्म था, आहिस्ता आहिस्ता उसकी जो अफादियत है वो उस क्रिटिसिज्म के ऊपर आती गई और 2 या 3 साल में इस रोबोटिक सर्जरी ने क्लिनिकल सर्जरीज़ के अंदर अपनी जगह बनाना शुरू कर दी और जगह बना भी दी। बेसिकली रोबोटिक सर्जरी इज़ अ रिलेशन, मास्टर एंड स्लेव का रिलेशन होता है। मास्टर इज़ सर्जन एंड स्लेव इज़ द मशीन और द रोबोटिक, जो भी एक उसको आप ये कह लें कि एक रोबोटिक मशीन है जिसमें मल्टीपल आर्म्स होते हैं जो कि ह्यूमन बॉडी के अंदर जाते हैं और वो वही काम करते हैं जो कि ह्यूमन हैंड्स करते हैं। लेकिन उस आर्म्स को जो सर्जन होता है वो मरीज़ के ऊपर डायरेक्ट सर्जरी नहीं कर रहा होता, वो उसके थोड़े फासले पे एक कंसोल के ऊपर और उसके जो हैंड्स कंट्रोल होते हैं, इट्स लाइक वीडियो गेम के आप अपना हाथ इधर करेंगे तो वो रोबोटिक आर्म्स जो होंगे वो भी उसी तरफ मूव करेंगे। अगर आप ऊपर करेंगे तो रोबोटिक आर्म ऊपर करेगा और ऊपर जाएगा। तो इट्स लाइक दिस। दूसरा है कि इसका जो मेन एडवांटेज है जिसकी वजह से ये बहुत पॉपुलर हुई कि इसके अंदर देखिए ह्यूमन हैंड्स के अंदर आप कितना भी कोई एक्सपर्ट सर्जन हो, थोड़े बहुत उसके अंदर ट्रेमर्स होते हैं। इस रोबोटिक सर्जरी का एडवांटेज ये है कि ये ट्रेमर फ्री होती है बिल्कुल। दूसरा ये कि ह्यूमन हैंड्स की एक ख़ास लिमिटेशन होती है, वो उससे ज़्यादा अपना हाथ रोटेट नहीं कर सकता जो भी सर्जन है। लेकिन ये रोबोटिक सर्जरी के अंदर इस ख़ास इंस्ट्रूमेंट्स को इस तरह बनाया गया है कि वो जो आर्म्स हैं वो बहुत आराम से 360 डिग्री या और उससे भी ज़्यादा रोटेट कर लेते हैं। तो ख़ास तौर पे ह्यूमन बॉडीज़ के अंदर कुछ ऐसे एरियाज़ होते हैं, ख़ास तौर पे जिसे हम पेल्विस कहते हैं, तो वहाँ पे वो मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट होता है सर्जरी के लिए। तो वहाँ पे ह्यूमन हैंड्स की जो मूवमेंट होती है वो रेस्ट्रिक्टेड होती है। तो ये वाले जो प्रॉब्लम है, जो मूवमेंट है और 7 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, ये हमें रोबोटिक सर्जरी देती है। इस वजह से, इन फ़ायदों की वजह से रोबोटिक सर्जरी बहुत पॉपुलर हुई और अब ये दुनिया भर में एक बहुत ही मौसर तरीक़ा इलाज है जहाँ पे सर्जन्स जो हैं वो अपने मरीज़ों को प्रोवाइड करते हैं। हर सर्जरी रोबोट पे नहीं होनी चाहिए। कुछ ऐसी सर्जरीज़ हैं जैसे सिंपल केसेस हैं तो वो हम उसको दूसरे तरीक़े हैं, लेप्रोस्कोपी है, उससे की जा सकती है। लेकिन रोबोट के लिए उमूमन जो उसकी जो सर्जरी के लिस्ट में वही केसेस आते हैं जो कि थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। मिसाल के तौर पे गुदूद का कैंसर है, जिसे हम उर्फ़ आम में प्रोस्टेट कैंसर कहते हैं। प्रोस्टेट कैंसर को अगर ओपन सर्जरी के ज़रिए किया जाए तो वो अच्छा खासा मुश्किल ऑपरेशन होता है, सर्जन्स को काफ़ी मुश्किल होती हैं और वो हर जगह होता भी नहीं है। दूसरा, अगर लेप्रोस्कोपी से किया जाए तो भी बहुत ज़्यादा सर्जन्स उसमें ट्रेन नहीं होते क्योंकि वो एक बहुत डिफ़िकल्ट टाइप होती है सर्जरी की। लेकिन रोबोटिक सर्जरी में ये अच्छी चीज़ होती है कि इसका लर्निंग कर्व कम होता है। यानी कि अगर हम 10 सर्जन्स लेप्रोस्कोपी में ट्रेन करें और 10 रोबोटिक में, तो हो सकता है कि लेप्रोस्कोपी में 3 सर्जन्स ट्रेंड हो लेकिन रोबोटिक में 6 से 8 सर्जन ट्रेंड हो। तो ये एक तरीके से ह्यूमन रिसोर्स का भी अच्छा इस्तेमाल है अगर हम रोबोटिक सर्जरी से उसका काम कर सकें। तो इसलिए रोबोटिक सर्जरी जो है उसको डेडिकेटेड होने चाहिए सिर्फ कॉम्प्लेक्स सर्जरीज़ के लिए। कोई नया सर्जन एक ऑपरेशन कर रहा है और नेफ्रेक्टमी जिसे हम कहते हैं कि गुर्दा निकाल रहे हैं उसका, तो हो सकता है कि वो 2 से 3 घंटे में वो ऑपरेशन करे। लेकिन एक एक्सपीरियंस सर्जन, रोबोटिक सर्जन लेस से कि वो 30 से 40 मिनट में ऑपरेशन कर सकते हैं। तो किसी हद तक आपकी बात ठीक है कि इसके ज़रिए सर्जरी का टाइम एक्सपीरियंस हैंड्स में कम हुआ है। रोबोटिक सर्जरी का जो मरीज़ों को फ़ायदा, सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि उनका शॉर्टेस्ट हॉस्पिटल स्टे होता है, यानी मैक्सिमम मरीज़ 24 घंटे में छुट्टी हो जाती है। तो उसका एक एडवांटेज ये हुआ कि वो जल्दी घर जाते हैं और वो अपनी जो फ़िज़िकल एक्टिविटी है वो हफ़्ते 2 हफ़्ते में वो इस काबिल हो जाते हैं कि वो अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी कर लें और मे बी के जिनके लाइट वर्क्स होते हैं वो अपनी जॉब भी ज्वाइन कर लेते हैं। तो लॉन्गर रन में अगर आप देखें तो
उन फैमिलीज़ के लिए ये फाइनेंशियल बर्डन है, वो थोड़ा सा ईज़ हो जाता है क्योंकि वो जल्दी अपने जॉब पे जाते हैं एज़ कम्पेयर टू ओपन जिसके अंदर चीरा बड़ा होता है और वो मरीज़ बहुत लंबे जो हैं वो उनको रेस्ट करना होता है। दूसरा एडवांटेज इसका ये है कि इसमें इन्फेक्शन के चांसेस कम होते हैं क्योंकि इंसिजन बहुत छोटे से बटन होल जैसे होते हैं, कॉम्प्लिकेशंस कम होती हैं, इसके अंदर ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स कम होती हैं। और अगर आप हॉस्पिटल के एंड पे बात करें ख़ासतौर पे SIUT के, तो चूँकि ये शॉर्टर हॉस्पिटल स्टे होता है तो मरीज़ की जो क्यू है वो हम उसको थोड़ा जल्दी अच्छे से इसलिए मैनेज कर लेते हैं कि मरीज़ लेट्स से कि अगले दिन डिस्चार्ज हुआ तो जो वेटिंग लिस्ट वाला मरीज़ उधर आ जाएगा। तो अगर हम पहले जाएं जब रोबोटिक सर्जरी नहीं होती थी और एक ख़ास प्रोस्टेट कैंसर के मरीज़ की हम सर्जरी करते थे तो वो 8 से 10 से 12 दिन लेता था, लेकिन अब वही पेशेंट तीसरे या चौथे दिन घर चला जाता है। तो उस अरसे में हम उतने ही जैसे 4 मरीज़ ट्रीट कर लेते हैं। आने वाले 5 से 10 साल में पाकिस्तान में बहुत से सेंटर्स ऐसे होंगे जो कि रोबोटिक सर्जरी कर रहे होंगे और अच्छा काम कर रहे होंगे। तो आई थिंक फ्यूचर इज़ ऑफ रोबोटिक सर्जरी इन पाकिस्तान।